नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सफलता के सफर पर। और ये जो सफलता का सफर आप तय कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं अपनी एसएसटी टीचर श्रीमती नीलम पवार के साथ। और बच्चों, हम पदस्थ हैं सीएम राइज विद्यालय गुरैया छिंदवाड़ा में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सफलता का सफर। और आज सफलता के सफर में हम आपसे चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के मुख्य बिंदुओं पर। और इस अध्याय के लिए जो आवंटित अंक हैं बच्चों, वो हैं 2। यानी 2 अंकों के लिए हम एक एक लाइन वाली चीजें इतने अच्छे से पक्की कर लेंगे कि हम 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे और 2 अंक के प्रश्नों का उत्तर भी आप लिख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना, समझना और जानना। तो पहला जो बिंदु हमने लिया है बच्चों, वो लिया है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। किस महाद्वीप का छोटा सा देश है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का। और बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य से छोटा है बेल्जियम का क्षेत्रफल, तो उत्तर होगा हरियाणा राज्य से। फिर जो बेल्जियम की सीमाएं हैं वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। यानी जो बेल्जियम है उसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग को टच करती है। फिर जो बेल्जियम है उसकी जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स वाली है। बेल्जियम की जातीय बुनावट जटिल है। अब जटिल क्यों है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। बेल्जियम की आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 59% जो फ्लेमिश इलाके में लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। फिर बेल्जियम की आबादी का 40% जो हिस्सा है वो वेलोनिया में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। बेल्जियम में केवल 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। फिर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा 80% और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 20% रहते हैं। राजधानी में पूरे बेल्जियम के उलट होता है, यानी फ्रेंच भाषी 80% और डच भाषी 20% लोग रहते हैं। बच्चों, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में संविधान में 4 संशोधन हुए। और बेल्जियम के संविधान में जो 4 संशोधन हुए उसके पीछे केवल एक ही बात थी कि वहाँ कोई भी जाति का व्यक्ति बेगानापन अनुभव ना करे। यानी बेगानापन ना अनुभव करने की मंशा के कारण ही बेल्जियम में संविधान में 4 संशोधन किए गए। फिर बेल्जियम में जो तीसरे स्तर की सरकार है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। और बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बेल्जियम में तीसरे स्तर की जो सरकार है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। और जो सामुदायिक सरकार होती है, तीसरे स्तर की सरकार होती है, उसका जो चुनाव है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यानी यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय या कार्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम सत्ता की साझेदारी का आदर्श मॉडल है और इस आदर्श मॉडल को देखते हुए ही यूरोपीय संघ का जो कार्यालय है वो ब्रुसेल्स में बनाया गया। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के कारण गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। तो ये बेल्जियम ने एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया और वहां पर सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को संतुष्ट किया। इसलिए एक बेहतर सत्ता की साझेदारी का जो मॉडल है वो बेल्जियम ने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं बच्चों श्रीलंका की। तो श्रीलंका का जो प्रमुख जाति समूह है वो है सिंहली।
श्रीलंका का प्रमुख जाति समूह है सिंहली, और श्रीलंका की 2 प्रमुख जातियां वहाँ पर निवास करती हैं। उसमें है पहला सिंहली और दूसरा तमिल। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या 74% है और तमिलों की संख्या 18% है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है और श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल तमिल और हिंदुस्तानी तमिल 2 समूह निवास करते हैं। बच्चों, हिंदुस्तानी तमिल वे तमिल हैं जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए मजदूरों की संतानें हैं। यानी जो हिंदुस्तानी तमिल हैं वे औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से जो मजदूर गए थे उनकी संतानें हैं। श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर सिंहली समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। श्रीलंका की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए और श्रीलंका में 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी बहुसंख्यावाद के आधार पर उन्होंने सबसे पहले तो अपने जो संविधान है उसमें संशोधन किया और 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। श्रीलंका में तमिलों के हितों की अनदेखी की जाने लगी। श्रीलंका में जो है सिंहलियों की बहुसंख्या परस्ती होने के कारण तमिलों की अनदेखी होने लगी और सिंहलियों और तमिलों के संबंध बिगड़ने लगे। श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के संबंध बिगड़ने के कारण श्रीलंका के 2 समुदायों के बीच जो टकराव हुआ उसके कारण गृह युद्ध छिड़ गया और गृह युद्ध काफी लंबे समय तक चलते हुए श्रीलंका में सन 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। सन 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। श्रीलंका ने बौद्ध धर्म के संरक्षण की नीति अपनाई। श्रीलंका ने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की भी नीति बनाई। यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। एशिया के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जो है वो अपने दोनों ही जो जाति समुदाय के लोग हैं उनको वो संतुष्ट नहीं कर पाया। किसी भी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई युद्ध जैसा अनुभव करने लगे, यही गृह युद्ध होता है। किसी भी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई से यदि युद्ध जैसा अनुभव उस देश में होने लगे तो ये गृह युद्ध कहलाता है। फिर सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी अगर साझेदारी वहाँ कर ली जाए सत्ता में तो जो सामाजिक समूहों के बीच टकराव होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु हमने बच्चों इस पाठ से लिया वो ये है कि लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी है। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा भी जा चुका है कि लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी है। फिर अगर युक्तिपरक शासन की हम बात करें तो अपने हानि लाभ को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति युक्तिपरक नीति कहलाती है और सबके हित और नैतिकता को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति नीतिपरक नीति कहलाती है। सबके हित और नैतिकता को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति नीतिपरक नीति कहलाती है। फिर शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो सत्ता का क्षैतिज बंटवारा
कहलाता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। यानी न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रख के अंकुश रख के नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं, जिसके द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। यानी पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। फिर अगर हम इस पाठ में बात करें तो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों के भी नाम इस पाठ में दिए गए हैं। तो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों के नाम हैं द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट। फिर श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो कौन सी शासन व्यवस्था है, तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो बच्चों देखा आपने कि हमने किस तरह से पूरे एक लाइन में पाठ को शामिल करने की कोशिश की है और ये एक एक लाइन की तैयारी करके आप 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इस अध्याय के लिए 2 अंक आवंटित है। तो इससे 1 नंबर के या तो ऑब्जेक्टिव, सत्य असत्य, या फिर एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी या फिर खालिस्तान ऐसा पूछा जा सकता है, या 2 अंक का एक प्रश्न भी बन सकता है। तो आप इन एक एक लाइनों की तैयारी बड़ी सुगमता से करें, बड़ी सरलता से करें, इन्हें बार बार पढ़ें, लिखकर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह इस पाठ के 2 अंक आपके एकदम पक्के होंगे और हम चाहते हैं कि आप परीक्षा में इस पाठ से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ जो आए उन्हें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगले पाठ के वीडियो को लेकर हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार बच्चों।